अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि युवाओं की पावर की वजह से वहाँ पर मौजूद सारे बीस्ट पैरालाइज हो गए थे। इसीलिए उससे बात करने के लिए मास्टर जियान उसे अपने साथ लेकर गया था। वो युवाओं से कहता है कि बेशक बीस्ट का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें अब उसके बारे में मुझे सच सच बताना होगा। दरअसल मिस्टर जियान इसके बारे में सब कुछ सच सच जानना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फैन जियान से कहता है कि मुझे युवाओं पर पूरा यकीन है और वो आउटर कोर से ग्रेजुएट होने से पहले लेवल 5 वाला मास्टर जरूर बन जाएगा। इसके बाद वो उससे कहता है कि मुझे तो सिर्फ एग्जामिनेशन खत्म होने का इंतजार है, उसके बाद मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस तरह से मैं सोल गाइड के इंडिविजुअल सोल गाइड सिस्टम को मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। तब इसके बारे में सुनकर चियान भी कहता है कि हाँ, युवाओं के पास तो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, इसीलिए हम उसके साथ इतना ज्यादा कठोरपन नहीं कर सकते। ये सुनकर मिस्टर फैन कहता है, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। इस पर चियान उसे कहता है कि अगर वो अल्टीमेट इंडिविजुअल सोल्जर बनने में कामयाब हो गया तब उससे हम लोग फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अच्छे से कल्टीवेट करवाएंगे। लेकिन तब इसके बारे में सुनकर मिस्टर फैन कहता है कि ये काफी ज्यादा रिस्की नहीं होगा। तब चियान उससे कहता है कि अगर हम लोग इसके बारे में इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आखिरकार हम लोग इसमें कामयाब कैसे होंगे। हम लोग देखते हैं कि अब मिस्टर फैन भी ये बात सुनकर मान गया था। फिर वो चियान से कहता है कि मैं काइतो से भी इसके बारे में जरूर पूछूंगा। लेकिन तभी इसी बीच हम लोग देखते हैं कि काइतो भागते हुए आता है और इन्हें बताता है कि मिस्टर जियान जुआ को लेकर क्लोजी में गया है। वो दोनों इसके बारे में सुनकर फौरन से वहाँ से निकल जाते हैं क्लोजियम की तरफ। दूसरी तरफ जियान भी युआ को लेकर क्लोजियम पहुँच गया था, जहाँ पर काफी सारे सोल बीस्ट को कैद करके रखा गया होता है और अब मिस्टर किंग सोल बीस्ट भी यहाँ पर मौजूद होता है। इसके बाद मिस्टर जियान उससे कहता है कि मैं युआ को लेकर तुम्हारे लिए यहाँ पर आ गया हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बीस्ट किंग अचानक से उसके पीछे आ जाता है और अब वो अपनी फायर वाली पावर का यूज करके युआ पर अटैक करने लगता है, लेकिन युआ भी समझ जाता है और खुद को इसके अटैक से बचा लेता है और अब वो अपनी आइस पावर का यूज करके इससे सामना करने की कोशिश करने लगता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कब उसकी आइस एट्रीब्यूट वाला सोल रिंग भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर मास्टर जियान पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो आइस एट्रीब्यूट है। और इसी के साथ इन्हें पता चल जाता है कि इसके पास तो आइस एंड मास्टर स्पिरिट है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि युहाओ अपने फर्स्ट आई स्पिरिट का यूज करने लगता है और इस तरह वो इसका इस्तेमाल करते हुए अब बीस्ट किंग के आइस पावर का मुकाबला करने लगा था। तब इसे देखकर बीस्ट किंग कहता है कि ये तो अल्टीमेट आइस पावर है, क्योंकि इसकी पावर ने तो मुझे भी सप्रेस कर दिया है। इतनी सी बात कहने के बाद वो अपनी फायर पावर का यूज करना बंद कर देता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारी 200 ईयर की सोल्डरिंग के साथ क्या चल रहा है और अब आखिरकार ये 1000 ईयर का कैसे हो गया है। लेकिन अब आखिरकार लोग को समझ आ जाता है कि इसके पास तो ट्विन मास्टर आर्ट्स है। इसके बारे में सुनकर युवा कहता है कि आपने इसके बारे में सही समझा, आर्ट्स एंड एट्रीब्यूट मेरा फर्स्ट मार्शल आर्ट्स है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वहाँ मैंने उसके साथी भी युवा के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था कि युवा के पास अचानक से इतना पावरफुल सोल्डरिंग कैसे आ गया। अब जुलू भी कहने लगती है कि हमें उन लोगों को किसी न किसी तरह तो जरूर हराना होगा, क्योंकि मैं उन्हें किसी सूरत भी सलामी नहीं दे सकती। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि युवा उन्हें अपने सेकंड सोल्डरिंग के एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहा था, जिसके बारे में जानकर वो दोनों भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि इसका सिमुलेशन बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता है। तभी युवा इनसे कहता है, ये तो मेरे स्पिरिचुअल लाइफ मास्टर सोल का सिमुलेशन स्किल था और इसकी मेंटल स्टेट से मैं किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और इस तरह बहुत सारे सोल बेस्ड की फार्म को क्रिएट कर सकता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर सभी को समझ आ जाता है और साथ में वहाँ पर मौजूद वो कहता है कि तुम्हारी इस स्पिरिचुअल पावर की वजह से मेरे सभी सोल बेस्ड पैरालाइज हो चुके हैं, इसीलिए अब से तुम यहाँ पर इस स्किल का यूज नहीं करोगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस बारे में सुनकर युवा भी उससे एग्री हो जाता है। मिस्टर जियान कहने लगता है कि इसके पास तो अल्टीमेट आइस एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल आई है, जिसकी वजह से चियान ने इसके लिए मेरे साथ बहुत बड़ी चालाकी खेली है और इस चालाकी की वजह से उसने युवाओं को अपने डिपार्टमेंट का कोर हेड बना लिया है। अब ये चियान के कोर हेड का डिसिपल है। तब उसकी बात सुनकर वहाँ पर मौजूद बीस्ट किंग कहता है कि तुम मेरे साथ स्टार्ट फॉरेस्ट में चलो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अपनी सोल स्किल की वजह से मेरी बहुत ज्यादा मदद कर पाओगे।
और इस तरह से हम लोग अपने स्कूल के लिए सोल वेस्ट को जिंदा पकड़ पाएंगे। तब उसकी बात सुनकर युआओ कहता है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी मास्टर जियान युआओ से कहता है कि मैं युआओ से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बीस्ट किंग भी इसकी बात मान गया था और फिर मिस्टर जियान युआओ को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है। इसके बाद वो युआओ से कहता है कि पिछली बार हम तुम्हारे असली टैलेंट को नहीं पहचान पाए थे, जिसकी वजह से हम तुम्हें अपनी ब्रांच के कोर हेड का डिसिपल नहीं बना पाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस सब के लिए तुम हमें माफ कर दो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मान लो और मेरे डिपार्टमेंट के कोर हेड मास्टर आर्ट के डिसिपल बन जाओ और इसके बाद पर्सनली मैं तुम्हें खुद टीच करूंगा। और इसके बाद वो इसे और बहुत सारी तजवीज देने लगा था, लेकिन तभी इसी बीच हम लोग देखते हैं कि जियान और मास्टर फैन भी यहाँ पर आ गए थे और वो चुपके चुपके इनकी बातें सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ युआओ भी उसकी इन तमाम तजवीज को रद्द कर देता है और बिल्कुल भी इसके लिए रेडी नहीं होता, जिस पर मिस्टर जियान उसे कहता है कि क्या तुम युआओ और सियान के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि फ्यूचर में वो लोग कोर हेड डिपार्टमेंट के डिसिपल तो जरूर ही बनेंगे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्टर जियान पे गुस्सा होते हुए उसके सामने आ जाता है और कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मेरे साथ क्या प्रॉमिस किया था। उसकी बात सुनकर मिस्टर जियान कहता है कि मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है और युआओ तो तुम्हारे सोल गाइड डिपार्टमेंट का डिसिपल भी बन गया है। मैं तो सिर्फ इसे एडवाइस ही दे रहा था, इसके अलावा वो जिस ब्रांच को चाहे चूज कर सकता है। इस पर मिस्टर जियान से कहता है कि युआओ तो पहले से ही मेरे कोर गाइड डिपार्टमेंट का हिस्सा बन चुका है और मैं चाहता हूँ कि स्पीच अब तुम बताओ। लेकिन मिस्टर जियान अब इस सब के लिए तैयार नहीं होता और अब मिस्टर जियान और मिस्टर जियान के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। और तभी इसी दरमियान हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक और मास्टर भी आ जाती है और फिर वो इन लोगों से कहती है कि क्या इस मामले में तुम मेरी बात मानोगे। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि युआओ सियान और वांग के साथ होता है। अब सियान उससे पूछती है कि मिस्टर जियान और मिस्टर सियांग के झगड़े के बाद क्या हुआ था वहाँ पर। इस पर युआओ से बताता है कि वहाँ पर एक और मास्टर आ गई थी और इसके बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो पवेलियन के मैच के बाद ही ये सब का डिसीजन लेंगे। अब इस सब के बारे में सुनकर वांग कहता है कि यार तुम्हारी तो बहुत ही किस्मत है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि उन सब का एग्जाम शुरू हो जाता है। वहाँ पर जुनू एक 100 साल वाले गंजुरन के साथ फाइट कर रही होती है, लेकिन अब अकेडमी ने युआओ को अपनी सोल्डरिंग की पावर का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और इन लोगों ने इसकी पिछले एग्जामिनेशन को भी काउंट नहीं किया था, इसीलिए युआओ को अब दोबारा अंजाम देना पड़ता है। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि जुनू गंजुरन के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करती है और आखिरकार वो इसे बहुत ही आसानी के साथ हरा देती है। अब हम लोग देखते हैं कि जुनू को ऐसा करने की वजह से 100 पॉइंट्स मिले थे, जिसे देखकर युआओ कहता है कि अगर मुझे एग्जामिनेशन में दोबारा पार्टिसिपेट करना पड़ा तो क्या होगा, तब भी उसके बाद मैं अपना हाई स्कोर बनाने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। और अब फाइट करने की अगली बारी वांग की होती है और वो अब फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। वो अपने साथ फाइट करने के लिए 1000 साल वाले बीस्ट को चूज करता है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जुलू कहती है कि क्या ये सच में इसके साथ फाइट कर लेगा। दूसरी तरफ वांग का सामना अब वहाँ पर मौजूद बियर डेमन के साथ हो चुका था, जो वहाँ पर मौजूद सभी बीस्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। अब वहाँ पर मौजूद सारे लोग ये सोच रहे थे कि क्या ये सच में इसको हरा पाएगा। और अब वांग फाइट का स्टार्ट करते हुए ऊपर फ्लाई करता और डेमन बियर के ऊपर अटैक करने शुरू करता है, लेकिन वो 5 मीटर से ज्यादा फ्लाई नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ बीस्ट किंग भी उसे बताता है कि तुम 5 मीटर से ज्यादा फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इस सब के बाद भी वांग को कोई टेंशन नहीं होती और वो जल्दी से अपने आप को डेमन बियर के अटैक से बचाने लगता है। और अब वांग बहुत ही शानदार तरीके से डेमन बियर के ऊपर अटैक करने लगता है और इसी के साथ वांग अपनी फर्स्ट सोल स्किल विंग ब्लेड को भी एक्टिवेट कर लेता है। और इस तरह से अब वांग इस स्किल का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए डेमन बियर के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाता है। अब इसके अटैक से डेमन बियर को भी गुस्सा आने लगता है। वो जल्दी से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने गुस्से में बिफर कर वो वांग के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है और वांग उसके अटैक से खुद को बचाता है और वो ज्यादा देर तक अपने आप को इसके अटैक से नहीं बचा पाता और अब वो इसकी सिस्मिक वेव्स का सामना करने से घबरा रहा होता है। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि अब टीचर जावा को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि डेमन बियर के खतरनाक अटैक की वजह से वांग वहीं पर बेहोश होने वाला था। और अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वांग भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और अब वो वांग को अपने मुंह के अंदर कैद कर लेता है। ये सब देखकर टीचर जावा मिस्टर जॉन से कहती है कि क्या हमें कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए।
इस पर मास्टर जियान कहता है कि अगर वो ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करेंगे तो वो ग्रो कैसे कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वांग अपनी सेकंड सोल रिंग बटरफ्लाई गोड लाइट का यूज करके डेमन बियर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से डेमन बियर बिल्कुल बेबस हो जाता है। और अब इस तरह से वांग उसके मुंह से बाहर आ जाता है और अब वो इसके ऊपर मजीद अटैक करने के लिए अपनी थर्ड सोल रिंग का यूज करने का फैसला करता है। अब वो डेमन भी इसके अटैक का मुकाबला करने की पूरी कोशिश करता है और तभी वो अचानक इसके लाइट बॉल में कैद हो जाता है। तब टीचर जेवा कहती है कि बेशक इसका सेकंड सोल रिंग एक लाइट बॉल जितना है, लेकिन इसके अंदर लाइट की 108 लाइट सप्रेस है और वो लाइट स्लेस काफी खतरनाक तरीके से उस डेमन के ऊपर अटैक करती है। और अब इनके सामने वो डेमन बियर भी कुछ नहीं कर पाता और फिर आखिरकार उसको बचाने के लिए बीस्ट किंग को खुद मैदान में आना पड़ता है। इसके बाद भी वो डेमन बियर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग की पावर को देखकर फिर पीछे भाग जाता है और इस तरह से अब वांग ये फाइट जीत जाता है। मास्टर जियान अब ऐलान करते हैं कि इसे बेसिक पॉइंट्स के 100 पॉइंट में सारे पॉइंट्स दिए जाएंगे और इसके अलावा अपनी कंपटीशन स्किल का सही तौर पर यूज करने पर उसे और भी 50 पॉइंट दिए जाएंगे और इस तरह से अब इसके 150 नंबर हो गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियान मास्टर ये कहता है कि इस डेमन बियर की पावर सभी मिलेनियम बीस्ट की पावर के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। ये सच है कि तुम इसका सामना बहुत आसानी से कर पाते हो, लेकिन फिर भी इसकी बैकलैश की वजह से हो सकता है कि तुम जख्मी हो जाओ और इसके साथ तुमने अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाला है, इसीलिए तुम्हारे 110 पॉइंट है और 40 पॉइंट्स काट लिए गए हैं। लेकिन अब कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वांग के 110 नंबर ही थे। और इसके बाद मिस्टर जियान कहता है कि एक्सीलेंस फाइटिंग मास्टर वही होता है जो फाइट में सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करता है और उसके बाद फिर वो अपने हरीफ को डराए। इसकी बात सुनकर वांग कहता है कि मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीओ काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उनकी टीम वॉरमैन की टीम से काफी ज्यादा आगे थी और उनके दरमियान 10 पॉइंट का मार्जिन था। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले मैच में कोई की फाइट एक सोल बीच से होती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस फाइट में कोई अपने फॉक्सटर निडल का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है और इस तरह उसे बहुत ही आसानी के साथ हरा देती है और उसे इस मैच के 110 पॉइंट दिए जाते हैं। इसके बाद सियाओ का मैच शुरू होता है जिसमें उसे 96 पॉइंट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अब इनकी टीम के पूरे 4 पॉइंट वॉरमैन की टीम से कम हो चुके थे। अब इस बात को लेकर सियाओ को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी, जबकि अब अगला मैच वॉरमैन का होने वाला था, जिसे देखकर इंडिया कहने लगती है कि ये तो इस एकेडमी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है और वो कहती है कि वॉरमैन बहुत ही जल्द इस रिकॉर्ड को ब्रेक थ्रू कर लेगा। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह।